हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विदुषी एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इंपॉर्टेंट के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कंप्यूटर की ये कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनका मीनिंग है वो हमें सिमिलर लगता है, या फिर ये इस तरह की टर्म्स हैं देखने में कि कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। तो इसलिए जब इनसे कोई MCQ आता है तो बहुत बार स्टूडेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट ऑप्शन को करेक्ट मार्क कर देते हैं। ठीक है, सो आज इन्हीं टर्म्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर जो टर्म थी ये से इंट्रोड्यूस किया था एंड्रू फ्लेजलमैन ने, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई हो, इन 1982। और किस पर्पस के लिए किया था? वो अपना एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम सॉफ्टवेयर PC टॉक जो है थे वो सेल करना चाहते थे मार्केट में। अब फ्रीवेयर जो है वो है क्या बेसिकली? फ्रीवेयर एक कॉपीराइट प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर है। अब प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया था। तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उनका सोर्स कोड जो है वो अवेलेबल होता है। सोर्स कोड अवेलेबल होता है किनका? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का। ठीक है, प्लस वो फ्री में होते हैं, आप उन्हें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कि सोर्स कोड अवेलेबल होता था और फ्रीली अवेलेबल होते थे। यहाँ पे जो प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्लोज्ड जो होता है उनका सोर्स कोड होता है, यानी कि सोर्स कोड जो होता है क्लोज सोर्स कोड होते हैं, यानी कि उनका जो सोर्स कोड है वो कस्टमर्स को, डेवलपर्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर मीन्स कॉपीराइट सॉफ्टवेयर्स जिनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं किया जाता। ठीक है, अब फ्रीवेयर क्या होते हैं? फ्रीवेयर ऐसे कॉपीराइट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो क्लोज सोर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोप्रेटरी है तो क्लोज सोर्स होंगे, बट फ्री, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फ्री वेयर लिखा है, फ्री टर्म लिखी हुई है, तो बट क्लोज सोर्स होने के बावजूद ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यानी कि आप इन्हें नेट से डाउनलोड कीजिए और जब तक आप चाहते हैं इनका आप यूज़ कीजिए। ठीक है, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं आजकल जो आप मीन्स कि आप मैक्सिमम सॉफ्टवेयर हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं फ्रीली। ठीक है, और हर सॉफ्टवेयर का हमें सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं होता, तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, यू कैन लीगली डाउनलोड एंड यूज़ द फ्रीवेयर फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट विदाउट हैविंग टू पे फॉर इट। तो पे करने की ज़रूरत नहीं है। Unlike with free and open source software which is often distributed free of charge, तो जैसे open source software क्या है? फ्री ऑफ चार्ज होते हैं वो भी। द सोर्स कोड फॉर फ्रीवेयर इज़ टिपिकली नॉट अवेलेबल। तो सोर्स कोड जो है फ्रीवेयर में नहीं दिया जाता। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होती हैं आपकी, याहू मैसेंजर वगैरह आप यूज़ करते हैं। वो क्या है? वो सारे फ्रीवेयर हैं। गूगल टूल बार, एवरनोट, एवास्ट एंटीवायरस, मैं उस वर्जन की बात कर रही हूँ जो आप फ्रीली यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स क्या हैं आपके लिए? फ्रीवेयर है। ठीक है, देन शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो कमर्शियली अवेलेबल है, कमर्शियल पर्पस के लिए मार्केट में लाए जाते हैं। अब इस टर्म को सबसे पहले लाया किसने था? बॉब वॉल्सी ने इन्हें PC राइट करके एक वर्ड प्रोसेसर उन्होंने बनाया था सॉफ्टवेयर, उसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था एज ए शेयरवेयर। ठीक है, अब क्या है? ये भी टाइप है एक प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर का ही, यानी कि यहाँ पे भी क्लोज्ड सोर्स कोड है, यानी कि सोर्स कोड क्या है इसका भी अवेलेबल नहीं होता। शेयरवेयर के भी सोर्स कोड जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। देन डिफरेंस कहाँ पे आता है? द टर्म शेयरवेयर रेफर्स टू द कमर्शियल सॉफ्टवेयर दैट इज़ कॉपीराइटेड, यानी कि कॉपीराइट है, उनका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, बट शेयरवेयर गिव्स यू चांस टू ट्राई द सॉफ्टवेयर बिफोर बाइंग इट, यानी कि शेयरवेयर आपको चांस देता है कि सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले आप उसका
ट्रायल वर्जन जो है वो यूज़ कर लीजिए। सो ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर आई एम श्योर आपने डाउनलोड किए होंगे जो कुछ टाइम पीरियड के लिए आपके सिस्टम में रहते हैं, देन वो एक्सपायर हो जाने के बाद आपके सिस्टम से जो हैं वो डिलीट हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपायर हो जाते हैं। और अगर आपको उसका फुल वर्जन यूज़ करना है तो आपको फिर नेक्स्ट टाइम उसके लिए पे करना पड़ता है। तो सर्टेन फीचर्स आर प्रोवाइडेड फॉर ट्रायल, लेटर ऑन टू अनलॉक द रेस्ट फीचर यूज़र नीड टू पे। सो बाकी फीचर्स यूज़ करने के लिए यूज़र्स को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल है विनजिप, गेट राइट। सो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, यहाँ पे तो मैंने 2 ही लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो शेयरवेयर की तरह काम आते हैं कि आपको उनको रेस्ट यूज़ करने के लिए, उनके फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको उन्हें ख़रीदना पड़ता है। देन फर्मवेयर, ठीक है। अब फ्रीवेयर हो गया, शेयरवेयर हो गया, अब फर्मवेयर क्या होता है? A firmware is a software program permanently attached into a hardware device such as keyboard, hardware drive, BIOS or video cards. It is programmed to give permanent instruction to communicate with other devices and perform the functions like basic input-output tasks. Firmware is typically stored in flash ROM. So firmware कहाँ स्टोर किए जाते हैं? रीड ओनली मेमोरी में ऑफ ए हार्डवेयर डिवाइस। इट कैन बी इरेज्ड और री रिटन। सो यहाँ पे मैं आपसे रोम तो डिस्कस नहीं करने वाली, बट मैं फर्मवेयर पे फोकस करूँगी यहाँ पे कि फर्मवेयर क्या होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा कि फर्मवेयर क्या है, परमानेंटली जो है हमारे डिवाइसेस के साथ होते हैं, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा गया है। सो परमानेंटली किस तरह होते हैं? जैसे कि आप देखें कि आपकी ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है, आपकी स्मार्ट वॉच है, आपके टीवी रिमोट्स हैं, आपका अवन, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ऐसे बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सॉरी। सो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो वो काम करते हैं, तो वो भी तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते होंगे, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर हो गया जो हम कंट्रोल करते हैं, हम डाउनलोड करते हैं, हम इंस्टॉल करते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं, बट डिवाइसेस के साथ भी तो कोई सॉफ्टवेयर होगा जो उनसे काम करवाता है। जैसे कि आपने अपने टीवी से कुछ चैनल प्रेस किया या फिर वॉल्यूम अप किया, वॉल्यूम अप किया या डाउन किया, तो आपके टीवी का वहाँ पे वॉल्यूम अप या डाउन हो जाता है, ठीक है। तो वो जो आपका जो टीवी रिमोट है, जो एक हार्डवेयर है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ये बताता है वहाँ पे टीवी को कि उसने वॉल्यूम अप का फंक्शन जो की है वो प्रेस किया है, वॉल्यूम अप करना है, अब वॉल्यूम डाउन करना है, यहाँ चैनल चेंज करना है, ठीक है। आपका ओवन है, आप ओवन में टाइम सेट करते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जितनी देर के लिए आप टाइम सेट करते हैं आपका फूड प्रोसेस होता है और फिर वो बंद हो जाता है। तो ये जो इतना सारा ऑटोमेटिक काम हो रहा है, आपकी ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रेड होती हैं, ग्रीन होती हैं, तो ये जो हार्डवेयर है, यहाँ मैं आप पे फोकस क्या करने वाली हूँ कि ये जो आपके हार्डवेयर हैं इनके साथ कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अटैच है जिसकी वजह से ये कोई फंक्शनैलिटी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है फर्मवेयर, ठीक है। यानी कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे हार्डवेयर के साथ रहते हैं अटैच और हार्डवेयर से काम करवाते हैं। आपकी वॉशिंग मशीन है, आप उसमें टाइमिंग सेट कर देते हैं कि इतनी देर के लिए वॉश होना और आप आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब काम जो हो रहा है ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये भी तो हार्डवेयर के साथ कोई ना कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, तभी तो आप काम कर पा रहे हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो एक हार्डवेयर से काम करवा रहे हैं वो स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस, उन्हें कहा जाता है फर्मवेयर, ठीक है। आपके जितने भी एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, चाहे वो ओवन हो गया, चाहे आपकी वॉशिंग मशीन्स हो गई, आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, तो उन सब के साथ कहीं ना कहीं फर्मवेयर अटैच है, ठीक है। आपकी गाड़ी होगी, ठीक है, आपकी कार में
बहुत सारे फर्मवेयर्स हैं। आप जानते हैं कार में बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम्स लगे होंगे, ठीक है। अब उन एम्बेडेड सिस्टम्स में कहीं ना कहीं बहुत सारे फर्मवेयर्स होंगे जो उन एम्बेडेड सिस्टम से काम करवा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप मेरे इस पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि हर एक हार्डवेयर जो है वो काम करता है। वो हार्डवेयर काम करता है तो उससे कोई ना कोई फंक्शनैलिटी तो काम करवाती है, तो उनके साथ एक सॉफ्टवेयर अटैच किया जाता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है हार्डवेयर, ठीक है। अगर आपकी ट्रैफिक लाइट्स के साथ फर्मवेयर अटैच नहीं किया जाएगा तो उन ट्रैफिक लाइट्स का क्या मतलब है, ठीक है। वो जो ट्रैफिक लाइट्स पे सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं, फर्मवेयर्स लगाए गए हैं, वो बताते हैं कि इतने टाइम के लिए रेड लाइट है, इतने टाइम के लिए ग्रीन लाइट है, तभी तो उनका कोई पर्पस हम जो है वो निकल के आता है, ठीक है। सो अगर ये सॉफ्टवेयर्स हैं और ये डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी ये सॉफ्टवेयर्स हैं ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, यानी कि ये ऐसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं जो हार्डवेयर जो है वो अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। और इन सॉफ्टवेयर्स को कहाँ रखा जाता है? इन्हें रखा जाता है हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में, यानी कि हमारी रीड ऑनली मेमोरी में, ठीक है। अब रीड ऑनली मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ये प्लीज़ आप जाके मेमोरी की वीडियोस देखें। तो यही यहाँ पे था कि फर्मवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो परमानेंटली हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड है, ठीक है। अब आप अपने कीबोर्ड से कितनी कीज़ प्रेस करते हैं, सो इतनी कीज़ को समझने के लिए हार्डवेयर को भी तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो काम कौन करता है? फर्मवेयर्स करते हैं। आपका बायस है, आपके वीडियो कार्ड्स हैं, आपके टीवी रिमोट्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, हर एक एम्बेडेड सिस्टम के साथ एक सॉफ्टवेयर अटैच किया जाता है जो उसकी वर्किंग करवाता है, जिसे कहा जाता है फर्मवेयर, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं कंपाइलर पे, ठीक है। अब ये अलग थोड़ा सा टॉपिक है, ये आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। यहाँ पे मैं आपकी फर्मवेयर शेयरवेयर की बात कर रही थी, यहाँ थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की डिटेल में जाएंगे कि कंपाइलर क्या होता है, ठीक है। अ कंपाइलर इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसफॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज टू अ लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब कंपाइलर क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम है। जब मैं बोलती हूँ कंप्यूटर का प्रोग्राम, मतलब कि मैं किसी सॉफ्टवेयर की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो कंप्यूटर का एक ऐसा प्रोग्राम है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, यानी कि जैसे कि सी, ये नाम आपने सुने होंगे, C++, जावा, ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। मतलब कि इंग्लिश में आप इन्हें लिखते हैं, आपको पता है और आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सी आउट, सी इन, शायद ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको समझना आसान है, ठीक है। सो ऐसी लैंग्वेज जो इंसान आसानी से समझ जाए, डैट आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। बट कंप्यूटर हमारी ये इजी लैंग्वेज जो हम समझ सकते हैं वो कंप्यूटर तो नहीं समझ सकता। तो कंप्यूटर क्या करता है? उन हाई लेवल लैंग्वेजेस को विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस हो गई? जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। सो लो लेवल लैंग्वेजेस में हमारी आती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है, बाइनरी की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि एट द एंड हमारा जो कंप्यूटर है वो 0-1 की भाषा ही जानता है। तो लो लेवल लैंग्वेजेस हो गई, जैसे हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है, हमारी मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है। सो कंपाइलर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जो कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर से जो प्रोग्राम निकलता है, जब आपने कोई प्रोग्राम लिखा, सपोज़ आपने कोई C का ही प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है, या C++ का प्रोग्राम लिखा और आपने
कोड लिखने के बाद उसे कंपाइल किया, ठीक है, कंपाइल किया। जैसे ही आपने अपना प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइल किया, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, आपके जो प्रोग्राम है उसे या तो असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब ये जो असेंबली या मशीन लैंग्वेज होती है ये लो लेवल लैंग्वेजेस होती है, और ये जो प्रोग्राम है ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज में है। इसे बोला जाता है सोर्स कोड, और यहाँ पे जो कन्वर्जन करके आपका आउटपुट जनरेट हो रहा है उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। बहुत सारे कंपाइलर ऐसे होते हैं जो कंपाइल करके असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर असेंबलर को काम दे देते हैं आगे मशीन कोड में कन्वर्ट करने का। और बहुत सारे आजकल मॉडर्न कंपाइलर ऐसे हैं जो डायरेक्टली सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो कंपाइलर्स जो हैं, कुछ कंपाइलर्स ऐसे होते हैं जो पहले प्रोग्राम को कंपाइल करके असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और फिर असेंबलर को कहते हैं कि अब इस असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। बट आजकल मैक्सिमम जो कंपाइलर हैं वो डायरेक्टली कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगी असेंबली लैंग्वेज का, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। जैसे कि आपको पता है कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है C++ वगैरह है, तो इनमें आपको पता है आप सी आउट करके या सी इन, प्रिंट एफ, जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो पता होगा, और जो नहीं भी होंगे उन्होंने कहीं ना कहीं कंप्यूटर का सब्जेक्ट अपने किसी ना किसी कोर्स के टाइम पढ़ा होगा, तो उन्हें भी पता होगा ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो इन सब कीवर्ड्स का यूज़ करके हम एक प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करते हैं, ये तो नॉर्मल बात हो गई। बट असेंबली लैंग्वेज में क्या किया जाता है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना C=A+B, ठीक है, ये आपने लिखा नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में। बट असेंबली लैंग्वेज में कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ऐड A, B, इस तरह के, सब्ट्रैक्ट, कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है ऑपकोड्स और इन्हें कहा जाता है ऑपरेंड्स, ठीक है। ऑपकोड्स और इन्हें कहा जाता है ऑपरेंड्स, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज कुछ इस तरह की लैंग्वेज होती है, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है ह्यूमंस के लिए समझना, तो इसलिए ये लो लेवल सेट ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। सो कंपाइलर ने क्या किया, सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज के लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और उसके आउटपुट को क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट फाइल बनाते हैं .obj करके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि कुछ कंपाइलर जो होते हैं असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और कुछ जो होते हैं वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर देते हैं। अब उसके बाद आती है असेंबलर की बारी। असेंबलर, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया कि कंपाइलर कुछ कंपाइलर क्या है असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और असेंबलर को टास्क देते हैं मशीन कोड में कन्वर्ट करने का। तो यही है असेंबलर, कि असेंबलर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन कोड। तो यहाँ पे असेंबलर का क्या काम है, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि हमारा हार्डवेयर जो है उसे अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है, अब यहाँ से भी ऑब्जेक्ट फाइल आएगी, ठीक है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक डिफरेंट जो है वो असेंबलर होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक असेंबलर जो है, एक ही असेंबलर हर तरह के प्लेटफॉर्म में रन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। असेंबलर जो होते हैं
वो एक प्लेटफॉर्म के दूसरे प्लेटफॉर्म में कंपैटिबल नहीं हो सकते, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। तो हर प्रोसेसर पे सेम टाइप का असेंबलर जो है वो फंक्शन नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये असेंबलर जो है लो लेवल लैंग्वेज है, यानी कि ये हार्डवेयर के साथ काम करती है। तो अगर लो लेवल लैंग्वेज है तो हर किसी का हार्डवेयर और उसकी फंक्शनिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो इसलिए हर तरह का जो असेंबलर है वो हर तरह के प्लेटफॉर्म पे रन नहीं करता, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक होते हैं असेंबलर्स, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं लिंकर की। अब लिंकर क्या होते हैं? ए प्रोग्राम विच टेक वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड कंबाइंस दैम इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब इस सब को समझते हैं बड़ी आसान भाषा में कि क्या हुआ कि आपने एक प्रोग्राम जो है लिखा, यानी कि आपने सोर्स कोड लिखा, ठीक है। लिखने के बाद आपने उसे कंपाइल किया, ठीक है। अब कंपाइलर ने उसे डायरेक्ट असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया या उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ठीक है। सो यहाँ पे कंपाइलर ने क्या किया, उसे एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के बाद लिंकर जो है वो पिक्चर में आ जाता है। लिंकर, अब लिंकर क्या काम करता है कि आप जब प्रोग्राम लिखते हैं, जब एक डेवलपर, एक प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है तो वो बहुत सारा कोड लिखता है। अब जब वो बहुत सारा कोड लिखता है तो वो कुछ कीवर्ड्स का भी यूज़ करता है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया प्रिंटएफ का यूज़ कर रहा है। प्रिंटएफ का यूज़ करेगा तो रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। स्कैनएफ का यूज़ करेगा तो इनपुट जो है वो कीबोर्ड से ले पाएगा। सो ये तो जो प्रोग्रामर है उसे समझ है कि प्रिंटएफ लिखूँगा तो प्रिंट हो जाएगा, स्कैनएफ करूँगा तो इनपुट दे पाऊँगा, ये तो प्रोग्रामर को समझ है। बट कहीं ना कहीं कंप्यूटर को भी तो ये बात समझानी है। तो क्या किया जाता है, जो कंपाइलर्स बनाते हैं वो क्या करते हैं कि जो कीवर्ड्स आते हैं, जो कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि जिसका इस्तेमाल जो है प्रोग्रामर या डेवलपर डायरेक्टली करता है, उनका कोड वो नहीं लिखता। तो उन कीवर्ड्स का कोड वो पहले से ही कहीं ना कहीं एक लाइब्रेरी में लिख देते हैं, ठीक है। और उन लाइब्रेरीज़ को जब हम लिंकर क्या करता है, वो जो कीवर्ड्स हैं उन लाइब्रेरीज़ के साथ उनको कनेक्ट करने का या लिंक करने का काम करता है। यानी कि जब आप कंपाइल करते हैं और लिंकर एग्जीक्यूशन में आता है तो लिंकर क्या करता है, ये बताता है प्रोग्राम को कि प्रिंटएफ का मतलब जो है वो ये है। अब वो ये क्या कहाँ होगा, वो किसी लाइब्रेरी में, एक लाइब्रेरी क्या हो गया, जैसे लाइब्रेरी क्या होती है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, राइट। तो यहाँ पे भी लाइब्रेरी क्या है, एक ऐसा स्टोर हाउस है जहाँ पे जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग लिखे गए हैं, उनका कोड लिखा गया है। तो लिंकर क्या करेगा, उस लाइब्रेरी को यहाँ पे अटैच कर देगा, ठीक है, ताकि प्रोग्राम को समझ आ सके, कंप्यूटर को समझ आ सके कि प्रिंटएफ, स्कैनएफ, सी आउट, सी इन, गेट सी एफ जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब आपने बहुत बार, अगर कोई कंप्यूटर का यहाँ पे स्टूडेंट होगा या मेरा लेक्चर सुन रहा होगा तो उन्हें पता होगा इस बात का कि अगर वो हैश इंक्लूड करके stdio नहीं लिखते, stdio.h या math.h करके हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं करते और डायरेक्ट यहाँ पे math.h लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे वो स्क्वायर रूट करके कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो कंपाइल करेंगे तो एक एरर आ जाएगा कि हेडर फाइल जो है वो मिसिंग है। तो ये हेडर फाइल्स क्या हैं, ये लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट करती हैं जहाँ पे इनका मीनिंग लिखा गया कि स्क्वायर रूट जो है वो math.h के अंडर आता है और इसका मीनिंग जो है ये स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे हम सिर्फ स्क्वायर रूट को ऐसे कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट ने क्या काम करना है, क्या कोड करना है, वो लिखा गया है। और वो कहाँ लिखा गया, उसकी लाइब्रेरी में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे क्या हुआ कि कंपाइल होकर एक ऑब्जेक्ट फाइल बनी, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट फाइल में बहुत सारा जो है वो कोड लिखा गया है,
अब इस कोड में जो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, अब उनके मीनिंग्स को कहाँ से लाया जाएगा, लाइब्रेरी से लाया जाएगा, ठीक है। और लाइब्रेरी से लाने का काम कौन करेगा, लिंकर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल को और लिंक लाइब्रेरीज को लिंक करने का काम कौन करता है, लिंकर करता है, ठीक है। और जैसे ही लिंक कर देता है तो उसके बाद ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है बना देता है, ठीक है। सो लिंकर क्या प्रोड्यूस करता है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस करता है। ए प्रोग्राम विच टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड कंबाइन देम इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो यही मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट फाइल्स को कंबाइन कर देता है, ठीक है, और क्या बनाता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक अ execution. If linker does not find if a linker does not find sorry ये find दो बार हो गया, then find a file, sorry यहाँ पे आएगा find a file. If a linker does not find a file then it informs to compiler, यानी कि अगर उसे लाइब्रेरी की फ़ाइल नहीं मिलती तो वो कंपाइलर को इन्फॉर्म कर देगा और कंपाइलर क्या कर देगा, एरर को जनरेट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है कि ये जो एरर्स को जनरेट किया जाता है कंपाइलर के द्वारा, इस प्रोसेस को बोला जाता है डिबगिंग। इसे क्या बोला जाता है, डिबगिंग। एरर्स को फाइंड आउट करने के प्रोसेस को बोला जाता है डिबगिंग। तो अगर लिंकर को लाइब्रेरी फाइल नहीं मिली किसी भी प्री डिफाइंड कीवर्ड की, तो वो क्या करेगा, कंपाइलर को इन्फॉर्म कर देगा और कंपाइलर क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा। द कंपाइलर ऑटोमेटिकली इन्वोक्स द लिंकर एज अ लास्ट स्टेप इन द कंपाइलिंग प्रोसेस। तो ये क्या है, कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली इन्वोक कर देता है, स्टार्ट कर देता है, कॉल कर देता है लिंकर को, ठीक है। अब उसके बाद आता है लोडर। अब क्या हुआ, आपने सोर्स कोड को कंपाइल किया, कंपाइल करके कंपाइलर ने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट कोड किया। ऑब्जेक्ट कोड बनने के बाद, ठीक है, यहाँ पे लिंकर आया, इसने सारी लाइब्रेरीज के साथ उसको लिंक करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई। तो लोडर के पास लास्ट में क्या आता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल आती है, ठीक है। अब लोडर क्या इनपुट लेता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का इनपुट लेता है, और लोड करने का मतलब ही आप जानते हैं कि रन करना, ठीक है। सो लोडर क्या करेगा, एक्चुअल एग्जीक्यूशन करेगा। सो लोडर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, Loader is actually responsible for initiating the execution process. Loading a program involves reading the content of the executable file. लोड करने का मतलब क्या है कि जो इतना सोर्स कोड लिखा है उसे कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट कोड में, या उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया, तो अब जो उसमें इतना प्रोग्राम लिखा है उसका मीनिंग भी तो जानना है कि वो काम क्या है, जो हमने प्रोग्राम बनाया उसका काम क्या है। सो उस काम को करवाने का काम कौन कर रहा है, लोडर कर रहा है, ठीक है। अब लोडर क्या करता है, बेसिकली लोडर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स कहाँ रन होते हैं, रैम में रन होते हैं, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है जो हमारे जो प्रोग्राम है, जो .exe करके हमारी फाइल है उसे रन करेगा। रन करने का मतलब है कि उसे मेमोरी प्रोवाइड करेगा, उसे रजिस्टर्स प्रोवाइड करेगा। तो जो रिसोर्सेज एक प्रोग्राम को रन करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, ये सारे उसके एग्जीक्यूशन के रिसोर्सेज उसे प्रोवाइड करेगा। सो लोडर इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। लोडिंग अ प्रोग्राम इन्वॉल्व्स रीडिंग द कंटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटेबल फाइल कंटेनिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इनटू द मेमोरी, कि मेमोरी में उसे लोड करना प्रोग्राम को, एंड देन कैरिड आउट देयर रिक्वायर्ड प्रिपरेटरी टास्क टू प्रिपेयर द एग्जीक्यूटेबल फॉर रनिंग। सो देन उसके रिक्वायर्ड जो है उसके लिए एक पूरा सेटअप तैयार करना कि वो रन हो सके। इन मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम द लोडर इज़ परमानेंटली रेजिडेंट इन मेमोरी। सो ये याद रखना कि अगर कोई MCQ आता है कि कौन सा पार्ट है जो मेमोरी में रहता है, डैट इज़ लोडर, ठीक है। देन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है इंटरप्रेटर, ठीक है।
अब इंटरप्रेटर क्या होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब वो लो लेवल लैंग्वेज या तो मशीन लैंग्वेज होगी या असेंबली लैंग्वेज होगी, ठीक है। अब वैसे ही इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। काम इसका भी सेम है, बट डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस यहाँ पे आता है कि जो कंपाइलर है, जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो वो सारे सोर्स कोड को एक ही बार ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है, एक ही गो में, ठीक है। वो एक ही बार सारा कुछ प्रोसेस कर देता है। बट कंपाइलर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन करता है। वो एक इंस्ट्रक्शन लेगा, उसे रीड करेगा, फिर उसे प्रोसेस करेगा, फिर वो सेकंड इंस्ट्रक्शन लेगा। तो इस तरह जो है लोडर इंटरप्रेटर काम करता है। द बेसिक डिफरेंस लाइज इन द वे दे रीड द सोर्स कोड। ए कंपाइलर रीड्स द सोर्स कोड एट वंस। एक ही बार जो है कंपाइलर जो है वो सोर्स कोड को रीड कर देता है, while the interpreter reads a statement from the input, convert into an intermediate code, execute it, and then it takes the next statement in sequence. So interpreter क्या करता है, लाइन बाय लाइन काम करता है। तो इधर से एक इम्पॉर्टेंट जो MCQ बनता है आप लोगों का, ये बनता है कि कंपाइलर फास्टर हुआ कि इंटरप्रेटर, ठीक है। काम तो दोनों का सेम है, बट यहाँ पे सिर्फ उसकी वर्किंग में डिफरेंस आ जाता है कि वो एक ही गो में सारा काम करता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है कि लाइन बाय लाइन जो है प्रोसेस करता है, ठीक है। बट अब कंपाइलर फास्टर हुआ कि इंटरप्रेटर, सो फास्टर क्या हुआ हमारा कंपाइलर, क्यों, क्योंकि वो एक ही गो में सारा काम कर रहा है, ठीक है। तो कंपाइलर हमारे फास्टर हुए और इंटरप्रेटर हमारे स्लो होते हैं, ठीक है। जिस तरह C++, जावा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये कंपाइल होती हैं, ठीक है, कंपाइलर सपोर्ट करता है, वैसे ही बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिनको इंटरप्रेटर सपोर्ट होती हैं, ठीक है। जैसे आपकी पाइथन है, बहुत ही आपने ये नाम सुना होगा, पाइथन काफ़ी ट्रेंडिंग लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेटर इसे सपोर्ट करता है। आपकी पर्ल है एक लैंग्वेज, ये भी इंटरप्रेटर पे काम करती है। सो ऐसी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो इंटरप्रेटर पे काम करती हैं, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। आई होप आपको समझ आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर मैं आपसे लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, वो ये है कि मैंने आपसे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो मैं MCQs की डालूँगी, ठीक है। 2 से 3 वीडियोस जो होंगी वो MCQs की होंगी, क्योंकि अब मैं अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करूँगी। स्कीम्स वाली वीडियोस जो मैंने स्टार्ट की थी वो एक ही वीडियो पे अभी मैंने बनाई है, तो मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करूँगी ताकि वो टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाए। तो अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी 2 से 3 वो सिर्फ MCQs बेस्ड होंगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया हो। सो थैंक यू सो मच।